यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 कर रहे थे। तो 72 क्वेश्चन में जो था बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए इसमें जो हमें ये दिख रहा है ये साफ, देखिए बी है, फिर उसके बाद आई है। तो बी के बाद यदि आप कहेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर उसके बाद एल है, तो जे आई के बाद क्या था आई जे के एल, फिर ओ है तो एल के बाद ओ आएगा यानी एल एम एन ओ, और फिर डब्लू, तो ओ के बाद फिर देखिए ओ पी क्यू आर एस डब्लू लास्ट में आएगा। तो कहने मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार, क्रम के अनुसार यही है। देखिए 73 क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़ों के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनिए। जैसे दौड़ना, हम दौड़ते हैं, चलना यानी कि पहले हम चलेंगे और फिर हम दौड़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें 4 और दिए गए हैं। बूंदाबांदी के बाद भारी वर्षा होती है, दौड़ना के बाद जॉगिंग होती है, तैरना के बाद गोताखोरी होती है, या चौकड़ी के बाद उछाल होता है। अब बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा तो हमें पहला जो देख के जोड़ा हमें दिया गया है उसी जोड़े के अनुसार हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें बिल्कुल सही मेल होगा। देखिए जब हम चलते हैं और चलने के बाद हम दौड़ते हैं, है ना, दौड़ना अधिक तीव्रता वाला शब्द है और चलना जो है वो क्या है, वो कम धीरे हम लोग चलते हैं। तो दौड़ने का अर्थ होता है चलने की अपेक्षा अधिक तेज़ी से भागना। तो चलना, और फिर यदि वही चलना तेज़ी से चलने लगते हैं तो हम उसे दौड़ना कह देते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम ये देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो बूंदाबांदी है, पहले बूंदाबांदी होती है फिर भारी वर्षा शुरू हो जाती है ना। लेकिन दौड़ना से जॉग नहीं होगा भाई, दौड़ना से जॉगिंग नहीं होगा, जॉगिंग से दौड़ना होगा। तैरना से गोताखोरी का कोई वही नहीं है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब दिस इज़ द राइट आंसर। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। जैसे ताला, रोक, कसा हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, देखिए ताला दिया हुआ है, रोक दिया हुआ है, कसा दिया हुआ है, कसा हुआ। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें आपका जब ताला बंद होगा तो देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। यानी कि हमें ताला, रोक, कसा हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बोलेंगे कि ताला लगाने से क्या होता है, रोक है या कसा हुआ है, इस सब का मतलब क्या है कि, या बंद की बात हम करें, इन सब का मतलब एक ही है कि किसी को यानी अवरोध को ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी इनका प्रयोग जो है किसी सुरक्षा को लेके किया जा रहा है। तो ताला लगाते क्यों हैं हम, ताला लगाते हैं कि सुरक्षा के लिए, घर में चोरी वोरी ना हो जाए। रोक भी हम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रतिबंध करते हैं या किसी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कसा हुआ भी इसीलिए होता है, इसीलिए बंद भी। लेकिन खुला तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ना, खुला तो बंद का अपोजिट हो जाएगा, है ना, रोक से अपोजिट। तो ये नहीं होगा, आपका सही आंसर तीसरा होगा। देखिए यहाँ पे श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x बाई ज्ञात करें और x प्लस बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे x प्लस बाई का मान ज्ञात करना है और श्रृंखला में लुप्त जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे x और y का मान बताना है। तो हम पहले संबंध देखेंगे, 20 के बाद 22 आया, 22 के बाद 24, फिर 26, 26 के बाद 28 आएगा, है ना, और 28 के बाद फिर 32 आएगा, और नहीं, ये आपका आया 22, 22 के बाद 24, और 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, और 28 और 4 32, 32 और 4 36, और 36 और 4 40। तो आपने देखा कौन कौन सा आया, 28 और 40 आया,
तो ये कितना हो जाएगा 68, यानी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न उपयुक्त होगी। तो देखिए हमें ये जोड़ी यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये 11 है, 11 का वर्ग क्या होता है 121, 121 का वर्ग क्या होता है 1331, और 1331 का वर्ग क्या होता है आपका ये होता है, कहने का नहीं ये गलत हो गया, सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। 11 का वर्ग हो जाएगा 121 होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर 11 का क्यूब जो होगा, 11 का क्यूब वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है थोड़ा सा, देखिए अभी रुक जाइए, यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी गलत बता गया मैं। यहाँ पे देखिए ये 12 अलग लिखा है, ये 13 अलग लिखा है, ये 41 अलग लिखा हुआ है। इसी तरह से हमको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। इसमें होगा क्या कि 11 जो है 11 बराबर ये 121 यानी कि 11 को 11 से यदि हम गुणा करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो 121 में हमने 12 देखिए 11 में हमने क्या किया, यहाँ पे 11 में 11 को यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 1 लिख लिया, ठीक। और लेकिन यदि 11 को 11 से गुणा करा यानी इसका स्क्वायर निकाला तो कितना आया 121, तो हम 12 लिखा और ऐसे लिखा। इसी प्रकार से यदि हमने 11 को 3 बार गुणा किया, 11 गुणा 11 गुणा 11 तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1331। इसी प्रकार से यदि हम 11 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा, देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो फिर कैसे कितना आएगा, यदि हम इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 14 6 41। देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 41 है, बीच में 6 है, ठीक है, इसको ध्यान देना है हमको। अब देखिए ऐसे ही हम 11 को 5 बार जब करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखिए यहाँ पे दोबारा करते हैं, 11 को 5 बार, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये कर दिया हमने, कितनी बार किया है 5 बार किया है, तो उत्तर क्या आएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा 161051 आएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हमने क्या निकाला था, 11 को 5 बार जब हम गुणा करेंगे 11 11 करके, तो हमारा जो आंसर था वो आपका कितना आया 161 और 05। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 मित्र एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है जी।
ए का घर बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूरब में है, तो बताइए डी से बी का घर किस दिशा में है। अब ये क्वेश्चन दिशा वाला है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक फिगर बनाना होगा और फिर हम इसको करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जैसे ये लैंग्वेज बोली जा रही है वैसे ही हमको करना है। कह रहा ए का घर, तो हम ए को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है, ए को हमने लिख लिया। तो ए का घर जो है बी के पश्चिम में है, तो अभी मान लीजिए ए जो है, ए का घर किसके पश्चिम है, तो ये हमारी दिशाएं होती हैं, ठीक। ये हो गई हमारी पूरब दिशा यानी ईस्ट, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे करें तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो अब देखिए ए जो है, ए का घर बी के पश्चिम में है, तो ए का घर कहाँ होगा, बी के पश्चिम में, यानी कि बी का घर लिखिए और बी के घर के पश्चिम में ए का घर बना दीजिए। तो ये हो गया बी का घर, यहाँ लिख दीजिए, ये बी का घर और इसके पश्चिम में ए का घर, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस वाले ए को, ये हमने मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर इस हमने जो बनाया है फिगर, उससे ध्यान रखना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए का घर जो है बी के पश्चिम में है, बिल्कुल सही है ना, देखिए पश्चिम में हो गया। फिर कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, यानी कि अब बी का घर बता रहा है, बी का घर कहाँ है, सी के दक्षिण में है, यानी कि सी का घर कहाँ होगा, यहाँ ऊपर होगा। सी का घर यानी कि बी का घर किसके दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, यानी सी के दक्षिण में बी का घर। उसके बाद देखिए हमने दो चीज़ें सॉल्व कर ली, हमने ये सॉल्व कर लिया और हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात आता है सी का घर डी के पूरब में है, सी का घर कहाँ है, डी के पूरब में, ठीक है। देखिए सी का घर डी के पूरब में, यानी कि सी का घर जो है वो डी के पूरब में है, तो डी यहाँ होगा, ठीक है। एक मिनट, ये काफ़ी मोटा हो गया। तो अब हमने ये सारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सी का घर डी के पूरब में। अब कह रहा है डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर, यानी डी से बी का घर, इसका पूछ रहा है, यानी डी से बी का घर, यानी इस बी का घर किस दिशा में है। और लेकिन हमें बताना किसके रेफरेंस में है, हमें डी के रेफरेंस में बताना है। तो देखिए बी का घर डी के कौन सी दिशा में होगा, देखिए ये यहाँ पर यदि हो, ये हो गया डी और ये हो गया बी, तो बताइए कौन सी दिशा में होगा। तो ये हमारा ईस्ट साउथ यानी कि पूरब दक्षिण, क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। तो इसका दक्षिण पूरब जो होगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दैट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बीच की दिशाएं ये दक्षिण पूरब होगी और ये उत्तर पूरब होगी, ऐसे ही इधर वाली जो दिशा होगी ये क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी, और ये वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। तो इसी प्रकार से ये वाली दक्षिण पूरब दिशा के अंदर बी का घर होगा डी से। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 78 जो क्वेश्चन है उसमें कथन जो है दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कथन वाले हैं ये, इसको पढ़ेंगे पहले और उसके बाद करते हैं। चलिए कथन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करेंगे 78 क्वेश्चन, ठीक। 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन क्या है। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए हैं। देखिए एक कथन दिया गया है, उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं।
ठीक है। तो प्रश्न में एक तो कथन है, एक मिनट, एक कथन है और उसके दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा भले ही यह आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। देखिए, हमें आम तौर पे चाहे वो गलत हो सही हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। जो कथन इसमें दिया गया उसको हम सत्य मानेंगे। क्या मानेंगे? सत्य मानना है हमको उसको। हमें उसे अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ना है, ठीक है, किसी चीज़ से नहीं जोड़ना है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। मतलब अनुसरण करता है कौन सा कथन, ये हमें देखना है। एक करता है, दोनों करते हैं, या दोनों में से कोई नहीं करते। तो अब हम देखेंगे पहले वो कथन और उसके बाद उसके निष्कर्षों को देखते हैं। देखिए, पहला जो है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब ये जो कथन है ये सत्य मानना है हमें, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दे रहा है यहाँ पे? उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता होती है। यानी जिनकी ही होगा यहाँ। मतलब उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। देखिए, इस चीज़ से क्या कुछ लेने देना है? कोई अनुसरण ये कर रही है? बताइए, क्या ये अनुसरण कर रही है? दिमाग लगाइए बच्चों। देखिए, इसमें जो है दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। देखिए, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। यानी कोई देश पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, ये बात सत्य मान के हम लोग चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो दो बातें दी गई हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। अब इसका जो सही मायने में जो कहते कि हम अनुसरण कौन सा वाक्य कर रहा है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, इस बात का अनुसरण आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। यानी देशवासियों का आलसी होने से हमारे देश के आत्मनिर्भर होने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा वाला हमारा है ये तो अनुसरण करता ही नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। अब जो पहला वाली बात है, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। देखिए, आत्मनिर्भर नहीं है ये शब्द यहाँ पे दिया गया है। यानी कोई देश इन दोनों आत्मनिर्भर नहीं है। जब आत्मनिर्भर नहीं होगा तो क्या करेगा वो? उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर नहीं है तो वो विकसित और उत्पादन नहीं कर पाएगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा। जिनकी देश को आवश्यकता होती है, यानी देश को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहेगा, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यानी आत्मनिर्भर ना होना ही इस चीज़ का परिचायक है कि विकसित करने के लिए या उत्पादन करने के लिए असंभव होगा उन सभी बातों को जिसकी देश को आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कि आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, यानी आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। यदि देशवासी आलसी हो गए हैं, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए कि वो देशवासी आलसी हो गए, इसलिए देशवासियों का इससे ये स्टेटमेंट अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। आलसी होने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, तो केवल एक जो है आपका दैट इज़ द राइट, केवल एक अनुसरण कर रहा है, स्टेटमेंट दूसरा नहीं कर रहा है। देखिए, इसी तरह से यहाँ भी दिए गए हैं। प्रश्न में कथन दिया गया, उसके बाद दो हमें उसके दिए गए हैं तर्क, और आपको इस कथन को सत्य मानना होगा। जैसे पहले कहा था, भले ही वो आमतौर पे तथ्यों से या ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो, आपको यह तय करना है कि दिए गए तथ्यों में से कौन सा तर्क, यदि कोई है, दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। देखिए, कथन देख लीजिए। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए?
देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, तो देखिए नहीं, इससे शहर में प्रदूषण का इजाफा होगा। दूसरा, हाँ, यह रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। अब देखिए दोनों बातें जो है तर्क देना है, तर्क के आधार पर बतानी है। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, तो देखिए नहीं, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। एक तो ये भी बात सही है, भाई प्रदूषण तो बढ़ेगा। दूसरा, हाँ, रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा, ये भी ठीक है ना। तो यदि दिल्ली में नए बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो इसका लाभ यह होगा कि रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और परंतु इसकी हानि क्या होगी, प्रदूषण की वृद्धि भी होगी। तो इसका मतलब जो है या तो तर्क 1 या तो तर्क 2 मजबूत है ना, या तर्क 1 या तर्क 2 मजबूत है। तो अतः इसमें क्या होगा, उत्तर क्या दिए हुए हैं, यानी या तो तर्क 1 मजबूत है या तर्क 2 मजबूत है। दोनों तर्क नहीं मजबूत बोल सकते हम यहाँ, या तो 1 मजबूत होगा या फिर दोनों मजबूत होंगे। इसीलिए हम इसको लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें से तर्क कौन सा मजबूत है ये हम नहीं बता सकते। तर्क 1 और दोनों मजबूत हैं, या केवल तर्क 2 मजबूत है, या तर्क 1 मजबूत है, ये नहीं बोल सकते हम। या तो 1 मजबूत होगा या दोनों, क्योंकि यहाँ पे स्थिति कन्फ्यूजन की है हमारे सामने, ठीक है ना। प्रश्न पूछा ही इसी तरीके से गया है। देखिए उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखिए यहाँ 4 आकृतियाँ दी गई हैं और हमें ये पता लगाना है कौन सी आकृति जो है अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए इसमें क्या ध्यान से देखेंगे हम लोग चारों आकृतियों को। देखिए इसमें क्या अलग है और क्या सही है। देखिए यहाँ पर हमको देखना है H। देखो कैसे हम इसको करते हैं, H है, क्या इसमें H है, इसमें भी है, इसमें H है, इसमें भी है, इसमें H है, इसमें भी है, ठीक। आगे देखिए, अब आप देख रहे हैं H जो है पहले यहाँ था, फिर H यहाँ आया, फिर H ये देखिए यहाँ आया। कहने का मतलब H हर किसी में है। फिर अगला देखेंगे Q देखिए इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। फिर बाई चेक कीजिए, बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, और बाई आपका इसमें भी है। 3 गोले हो गए। N देखिए, N इसमें भी है, N इसमें भी है, N इसमें भी है, और N इसमें भी है। 4 गोले हो गए। I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, इसमें I नहीं है। इसका मतलब ये 3 हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार से हम पता लगाते हैं कि बाकी आकृतियों से लगे, क्योंकि और जो अक्षर हैं वो तो सारे मैच कर रहे हैं। यदि चेक करना चाहें, देखिए X इसमें है, X इसमें भी है, X इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें Z देखिए, Z इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। यदि आप बात करेंगे S की तो S इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यदि आप O की बात करेंगे तो उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और S इसमें भी था, मैं गलती से इसमें लगाया नहीं। अब देखिए सिर्फ T, ये जो T है, ये T किसी में नहीं है, इसमें I नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आपका अलग होगा।